गुड आफ्टरनून क्लास। ये जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। जो आपका पहली यूनिट है उसमें थर्ड टॉपिक है क्लाइमेट फैक्टर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट रेस फॉल एंड टेम्परेचर। उसी के आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट, मतलब कि भारतीय जलवायु में उसका प्रभाव, उसका विभाजन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये सब का टॉपिक में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ना है और यूनिट फर्स्ट है बीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, भारतीय जलवायु होती क्या है। बेसिकली आपको भारतीय जलवायु का मतलब क्या है कि कहीं का क्लाइमेट चेंज होना है। अब जलवायु क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसका जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु होती क्या है। बेसिकली वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, मौसम और जलवायु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है, हर 1-2 घंटे पे बदलता है, लेकिन जलवायु क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक होती है, 6 महीने, 2 महीने, साल भर बाद, ये सब कुछ क्या होती है, इसको हम जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या होता है, हर 2 घंटे, हर घंटे पे बदलने वाले मौसम को, घंटे बदलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट क्लियर है? आप सभी देख रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है, भारतीय जलवायु होती क्या है, ठीक है। भारतीय जलवायु होती क्या है, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। भारत का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में, शेष दक्षिण में, परंतु उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में क्या है, समुद्री तट है। 3 समुद्री भारत में जलवायु को विभिन्न प्रकार से इफेक्ट करती हैं, ठीक है। शीतलहर में स्थल खंड में से हवाएं समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। मानसूनी हवाएं भारत की प्रायद्वीप संरचना के कारण 2 भागों में विभाजित की गई है। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है, ठीक है, उसके बीच में जो रेखा गई है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है, जो उत्तर में हिमालय को बता रही है, ठीक है, जो उत्तर में हिमालय को बता रही है और दक्षिण में तटवर्ती क्षेत्र को बता रही है, पठारी क्षेत्र को बता रही है। क्लियर है? क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारे जो उसमें क्या कहते हैं, क्षेत्रीय में अगल बगल समुद्री क्षेत्र कौन से हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरा अरब सागर है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ठीक, सॉरी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी, अरब सागर। क्लियर हो गया इतना? तो इसमें लिखा है बंगाल की खाड़ी के मानसून को दक्षिण पूर्वी मानसून तथा अरब सागर के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार मानसून से सबसे पहले प्रभावित होता है। दक्षिण पूर्वी मानसून मुख्य भूमि में सर्वप्रथम केरल प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है, किसको प्रभावित करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, ये क्या है, ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। ये सब क्या है, ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर भी उसका प्रभाव, जलवायु को प्रभाव पड़ता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है, इन सब का प्रभाव इन सब पे पड़ता है। क्लियर? देन मानसून पूर्व वर्ष 21 मार्च से भारत का तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिससे किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाय उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप स्थानीय हवाएं बादलों के साथ यहाँ वर्षा करती हैं। यही मानसून पूर्व की वर्षा कहलाता है। पूर्व की वर्षा कहलाने का कारण क्या है? पूर्व की वर्षा कहलाने का कारण है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक। यहाँ से क्या आता है, 80% जलवायु इवेपोरेट होती है, जो यहाँ की तरफ बढ़ती है, हवाएं जो बादल के साथ ले जाती है, जिसके कारण वहाँ पे मानसून होता है। क्लियर? देन आगे आता है कि क्या आता है, कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, क्या लिखा है, कर्नाटक में इसे मैंग सॉवर, कॉफ़ी सॉवर, जेरी ब्लॉम्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। दक्षिण भारत में इसे नॉर्थस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्लियर है आप सभी को?
पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी तथा असम में टी सावर कहा जाता है। इस वर्षा के बाद तापमान गिरता है जिससे मानसून की गति प्रभावित होती है। ये सब फैक्टर है, ठीक है। अलग अलग नाम से मानसून को अलग अलग जगह से जाना जाता है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से नाम रखा गया है। क्लियर। देन आता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? भारत में निरंतर पश्चिम से ठंडी हवाओं का आगमन होता है, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में यह शीतलहर तथा वर्षा के कारण बनती है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या? भारत में निरंतर पश्चिम से ठंडी हवाएं चलती हैं। अब मान लीजिए ये भारत है, ये पश्चिम है, यहाँ से क्या होता है? ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं चलती हैं, इन्हें पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। शीतलहर में से शीतलहर तथा वर्षा के कारण यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ठंडी लहरें आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं। क्लियर? क्लियर है? देन ये प्राकृतिक वनस्पति आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मेनली आप एक थोड़ा ये पॉइंट देख लिए। भारतीय वनों का 50% प्रायद्वीप पठार में पाया जाता है। विंध्य और अरावली भाग भी इसमें शामिल हैं। हिमालय में कुल वनों का 18% भाग पाया जाता है। देहरादून में वन संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जो कार्टोसैट द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष में वन सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन संरक्षण वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम इतना % रखता है पूरे भारत में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इतना % रखता है पूरे भारत में, ठीक है। देन वनों का न्यूनतम % क्या? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? वन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। इतना सिर्फ इतना याद ध्यान दीजिएगा। तो फिर लिखा है भारत में वनों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है वो बेसिकली क्या, कौन सी यूनिट है, कौन सा टॉपिक है? ये है, नीचे बता रहा हूँ मैं। ये सिर्फ वनों के बारे में बताया गया है। क्लियर है ना? ठीक है, ये सब वनों के बारे में आपके यहाँ पे इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो 3rd यूनिट है, 2nd यूनिट है, उसमें ये बताया गया टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये टॉपिक है, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, इसी के साथ मैंने रख दिया है, इसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या देखना है, एक चीज़ देखनी है ये, ठीक है। ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। किस कारणों से हमें जलवायु प्रभावित करती है, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए, ठीक, कि किन किन कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है इंडिया में, ठीक है। कैसे वहाँ पे अब मान लो जलवायु परिवर्तन का होने का कारण क्या हो सकता है? हवाएं हो सकती हैं, सूरज की रोशनी हो सकती है, ठीक है, दबाव हो सकता है ना, प्रेशर बेल्ट हो सकती है। ये सब कारण क्या हो सकता है? हवाओं को जलवायु को परिवर्तन करने के कारण हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? पहला कारण क्या है? पहला कारण है अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, बीच में हमारा क्या है? भूमध्य रेखा, ठीक है, ऊपर क्या है? कर्क रेखा, नीचे क्या है? मकर रेखा। ये जो बेल्ट है, यहाँ पे सूरज की जो रोशनी होती है, सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण क्या होती है? वहाँ पे क्या होती है? गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी की मात्रा क्या बढ़ जाती है? गर्मी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण इस बेल्ट पे आने वाले जितने भी देश हैं, वहाँ की जलवायु क्या होगी? अधिक गर्म होगी। क्या होगी? अधिक गर्म होगी। तो इसका मतलब ये प्रभावित कर रहा है, अक्षांश अथवा विषुवत रेखा पे की दूरी भी प्रभावित कर रही है कि इसके इधर का क्लाइमेट ठंडा होगा और इसके इधर का क्लाइमेट, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों का क्लाइमेट क्या होगा? ठंडा होगा, अपेक्षा इधर के यहाँ पे गर्म होगा, क्योंकि सूरज की किरण सीधी पड़ती है, ठीक है, समझ लग गया? देन क्या आ गया कि इसमें देखिए, पढ़ लीजिए, विषुवतीय वृत्त के निकटतम स्थान दूरस्थ स्थान की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। इसका प्रमुख कारण है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले,
ठीक, कि यहाँ ये पूरी बेल्ट पे गर्म होता है, लेकिन अपेक्षा यहाँ ठंडा होगा क्योंकि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, जिसके कारण भी यहाँ पे ठंडा माना जाएगा। शीतोष्ण ध्रुव कटिबंधों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। किसी भी क्षेत्र में लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक संकेंद्रित होती हैं। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणों को धरातल पर पहुँचाने में वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में उच्च अक्षांश की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे ये बेल्ट क्या है, गर्म है, यहाँ पे सूरज की रोशनी जो पड़ रही है सीधी पड़ रही है, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में यहाँ से दूरी इसको तय करने में ज़्यादा समय लगता है, तो यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा, ये कहा जाता है। ठीक है, समझ लग गया, ये कारण इसमें। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, दूसरा पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जालंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। यदि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अक्षांश पे 2 शहर हैं, ठीक, एक मैदानी क्षेत्र पे है और एक क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान में कमी आएगी। अपेक्षा इसके यहाँ पे तापमान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि नीचे है मैदानी क्षेत्र में और ये पर्वतीय क्षेत्र में। तो जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होगा वहाँ पे ठंडा तापमान होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो जलवायु है वहाँ ठंडी होगी पर्वत में और मैदानी क्षेत्र में क्या होगी, गर्म होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक, इसलिए सेकंड पॉइंट में कहा गया है समुद्री तल से ऊंचाई। ठीक, क्लियर हो गया। देन आता है थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट में महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी। पानी गर्म का कुचालक है, अर्थात ये बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। समुद्र के इस समकारी प्रभाव के कारण तट के निकट के स्थान का तापमान परिसर कम और आर्द्रता अधिक होती है। महाद्वीप के आंतरिक भाग समुद्र के इस समकारी प्रभाव से वंचित रहता है, अतः वहाँ ताप परिसर अधिक और आर्द्रता कम होती है। उदाहरण, मुंबई नागपुर दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु समुद्र के प्रभाव के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा तापमान नीचे रहता है और अधिक वर्षा होती है। समझ लग गया कि ये कहने का ये मतलब है कि जो भी तटवर्ती क्षेत्र होगा, ये मुंबई, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र पे जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा किस ओर चलती हैं, धरातल की ओर चलती हैं, हवाएं इस तरफ बहाव रहता है। ठीक, और यहाँ से जो भी पानी का इवेपोरेशन बादल लिया रहेगा, ठीक है, वो जब इस तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे रेनफॉल करेगा, तो उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा, पहला कारण। दूसरा, यहाँ के जो स्टेट हैं वो हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा जब गर्म हो जाता है दोपहर के टाइम, तो जो पानी होता है लेट क्या होता है, ठंडा होता है और लेट गर्म होता है। ये कहने का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से मूवमेंट होकर अपवर्ड इधर जाएंगी, तो क्या होंगी, वहाँ पे वर्षा करेंगी, साथ साथ वहाँ के टेम्परेचर को भी चेंज करेंगी। तो ये तटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं, यहाँ के तापमान में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, समझ लग गया सारे स्टूडेंट। फिर आता है चौथा पॉइंट, प्रचलित पवनों का स्वरूप। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बताने की ज़रूरत है, परंतु ये देख लीजिएगा किस तरह से सही होगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हम बताएंगे ये वाला छठा पॉइंट होगा समुद्री धाराएँ। क्लियर, समुद्री धाराएँ। अब कैसी, समुद्री जल में तापमान और घनत्व की समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिमान रहता है। समुद्री धाराएं जल की गतियां
हैं जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तथा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर एक निश्चित दिशा में बहती हैं। गर्म धाराएं तटवर्ती भाग के तापमान को बढ़ाकर कभी कभी वर्षा में सहायता होती है, जबकि ठंडी समुद्री धाराएं तटवर्ती भाग का तापमान कम करके कोहरा उत्पन्न करती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बेजैन नामक बंदरगाह नॉर्वे में स्थित है। गर्म उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह के कारण जाड़े में बर्फ के जमने से बचा रहता है। यद्यपि क्यूबेक बंदरगाह अपेक्षाकृत निम्न अक्षांश पर स्थित है। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें गर्म धारा के ऊपर से गुजरते समय गर्म हो जाती हैं और आंतरिक भाग के तापमान को उच्च कर देती हैं। इसी प्रकार ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें ठंडी होकर आंतरिक भाग में तापमान को कम करके कोहरा और धुंध उत्पन्न करती हैं। अब इसका कहने का मतलब है कि जितने भी दुनिया में तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ के तापमान में चेंज, वहाँ की जलवायु को चेंज करने में समुद्री धाराएं प्रमुख रखती हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्म हो। ठीक, तटवर्ती क्षेत्र जितने भी दुनिया के तटवर्ती, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका ये हो गया, दक्षिणी अमेरिका ये हो गया, अफ्रीका ये है, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये सारे क्षेत्र में जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, ये जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे ये अफ्रीका हो, चाहे ये एशिया के जितने भी, अफ्रीका, चाहे एशिया यूरोप के जितने भी तटवर्ती है, चाहे हमारे देश का केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट हैं, ये क्या है, इनमें क्या होता है, समुद्री धाराओं का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु में डिफरेंस पाया जाता है अपेक्षाकृत बीच के भाग के, जो बीच में, क्योंकि ये प्रभावित हैं किससे, समुद्र तटीय से, समुद्र के जल से, क्योंकि वहाँ ठंडा गर्म का मूवमेंट होने की वजह से जलवायु परिवर्तन भी संभव माना गया। ठीक है, क्लियर। समुद्री धाराएं भी तापमान परिवर्तन में करने में अपना योगदान देती हैं। क्लियर। फिर आता है सातवां, पर्वतीय मालाओं की स्थिति। और पर्वतीय मालाओं की स्थिति में पर्वतीय माला हवाएं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें मार्ग में पर्वतों के आने पर ऊपर चढ़ने का बाध्य करती हैं। ऊपर चढ़ने पर तापमान गिरने लगता है और ये पवन भिक्षु, इसका वर्ड का मतलब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पवन भिमुख ढाल वर्षा रहित होती हैं तथा विष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। महान हिमाचली वृक्ष युक्त मानसून पवनों को तिब्बत जाने से रुकावट पैदा करती हैं और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती हैं। इसी कारण से भारत के उत्तरी मैदान में भारी वर्षा होती है, जबकि तिब्बत और स्थानीय विष्ट छाया प्रदेश बना रहता है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भारत है, ठीक है, जो भारत है, ये देखिएगा, ये जो भारत है, सॉरी, अब थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह से, ठीक, जो यहाँ से हवाएं आई तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है, ये रोकेंगी, ठीक, और जो रोकेंगी उस तरफ जाने नहीं देंगी, तिब्बत की तरफ, ठीक, तिब्बत की तरफ जाने नहीं देंगी, तो जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, ठीक, और वहाँ से जो ठंडी आती हैं हवाएं, वो क्या होती है, हिमालय उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड पड़ना कम हो जाता है। जिस पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब जाती हैं यहाँ से हवाएं तो ये पर्वतों से टकरा के यहीं पे सारी वर्षा कर देती है, क्योंकि जितने भी बादल हैं वो सब जाके यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और वहाँ पे रेनफॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है सारी बातें, क्लियर। इसका मतलब ये है। देन आ गया दूसरा पॉइंट कि फिर आ गया 9वां पॉइंट कर लीजिएगा, मिट्टी की प्राकृतिक और वनस्पति आवरण। मिट्टी का गठन, संरचना, संगठन उसकी प्राकृतिक को बताते हैं। ये गुण अलग अलग मिट्टी में बदलते रहते हैं। पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्मी की सूचक होती हैं, जबकि काली चिकनी मिट्टी गर्मी को जल्दी सोख लेती हैं। वनस्पति विहीन मिट्टी से विकिरण तेजी से होता है, अंत मरुस्थलीय दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। वन विहीन क्षेत्रों की तुलना में वनों से ढके क्षेत्र में ताप परिसर कम होता है। अब देखिए, मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति का आवरण भी क्या होता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन करता है। जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे, जहाँ पे वनस्पति ज़्यादा होगी, वहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा।
ठीक। और मिट्टी में बताता हूँ, मिट्टी जो काली मिट्टी होगी, कहाँ पे काली मिट्टी मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात में। वहाँ पे क्या होता है, वाटर इवेपोरेट, उसमें वाटर उसमें कम होता है, बट उसमें गर्मी सोखने की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु चेंज होती है, पहला कारण। दूसरी, अगर जहाँ पे रेतीली मिट्टी होगी, वहाँ पे ये चट्टानों वाली मिट्टी होगी, उसकी संरचना अलग होगी, ठीक है, समझ लग रहा है। जहाँ पथरीली रेतीली मिट्टी क्या बताएंगी, वहाँ पे गर्म का सूचक बताएंगे, क्योंकि ऑब्जर्व करने की ताकत उसमें अधिक होती है उस मिट्टी में, ठीक है। और जहाँ पे वनस्पति अधिक होगी, जहाँ पे वन क्षेत्र अधिक होंगे, वहाँ के भी तापमान में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि जहाँ पे जंगल क्षेत्र होंगे वहाँ पे ठंडा रहेगा क्लाइमेट, जलवायु वहाँ पे क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। और मिट्टी भी ये बताती है प्राकृतिक स्वरूप के हिसाब से कि कहाँ का तापमान किस तरह का है। जैसे लाल मिट्टी का तापमान अलग बताएगा, जलोढ़ मिट्टी का तापमान ये बताएगा कि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वहाँ का तापमान मीडियम रहता है। अब काली मिट्टी का ये सूचक है कि वहाँ पे कपास की मात्रा होती है, क्योंकि कपास में क्या होता है, वहाँ पे हीट उसको ऑब्जर्व करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी कम चाहिए होता है, इसलिए उस मिट्टी में इस तरह की खासियत होती है कि इससे भी जलवायु का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज आपने ये देखा कि क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट है इंडिया में, कौन कौन से कारक हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में मैं अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन हमारा मेनली क्या टॉपिक पर डिस्कशन हुआ कि भारत में किस तरह से इसका प्रभाव किन किन कारणों से जलवायु परिवर्तन पे होता है। क्लियर? इतना सा सभी स्टूडेंट को क्लियर है? क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है, तो ये क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।